मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात व ख़वातीन का पायाने दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। नादरीन, आज अक़लियती कौंसिल के इश्तराक से तहरीक पॉइंट योम यूसुफ़ खान अलमारूफ दिलीप कुमार मनाने की तैयारी की हमने, क्योंकि दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बड़े सग़ीर हिंद के अक्सर लोगों के जो है नूर नज़र हैं। और दिलीप कुमार जैसी शख्सियत फ़िल्मिस्तान की, जिसे कि कोहिनूर कहा जाए, वो है। दिलीप कुमार की पैदाइश 11 दिसंबर 1922 को पेशावर शहर के महल्ले खुदादाद किस्सा खानी बाज़ार में हुई थी। और ये दिलीप साहब की बड़ी कुर्बानी थी कि आज़ादी के बाद, मुल्क की तक़सीम के बाद, वो हिंदुस्तान में ही उन्होंने रहना पसंद किया। लिहाजा हम एक नई रिवायत की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि दिलीप साहब के लिए आज तक मैं समझता हूँ कि बड़े सग़ीर हिंद में, ना ही पाकिस्तान में, ना ही हिंदुस्तान में और ना ही दीगर मुल्क में इस किस्म का, इस नौइयत का आज तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम लोग जो है साल के साल 11 दिसंबर को इसी तरह से जश्न योम यूसुफ़ खान अलमारूफ दिलीप कुमार मनाएंगे। लिहाजा हम अक़लियती कौंसिल के रूह रवां कौमी सदर आली वक़ार जनाब एडवोकेट फ़रहत उस्मानी साहब, इनके दस्ते मुबारक से हम जो है दिलीप साहब की एक दिल आवेज़ तस्वीर की निकाब कुशाई कराएंगे। और उसके बाद जो है फिर अपने अपने ख़यालात लोगों से हम मालूम करेंगे कि उनके दिलीप कुमार जैसी शख्सियत के बारे में क्या ख़यालात हैं। तो आइए नाज़रीन, हम जो है ये यादगार मनाजिर जो है आपकी खिदमत जलीला में पेश करते हैं। दी नाज़रीन, ये दिलीप साहब की, यूसुफ़ खान एलिया दिलीप कुमार साहब की ये खूबसूरत तस्वीर है। और हम इसके बाद जो है लोगों के ख़यालात मालूम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारा ये जो है जश्न में यूसुफ़ खान का अब नेक्स्ट अगला मरहला अब फिर शुरू होता है। अब दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं। एक जो है अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया के सदर मोहतरम जनाब फ़रहत उस्मानी साहब हैं। फ़रहत उस्मानी साहब के ताल्लुक़ से, उनकी शख्सियत के ताल्लुक़ से एक शायराना मक़ूला कहूँगा कि ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने की नहीं नायाब हैं हम। और दूसरे हमारे जो हैं एसयू खान साहब हैं। एसयू खान साहब ही अपनी नाम की फुल फॉर्म बताएंगे। ये जो है इनका जो है अल्लामा इकबाल पर बहुत बड़ा काम है, और अल्लामा इकबाल के अपने आप के शागिर्द कहते हैं, उन पर करते रहते हैं। तो अब उसके बाद जो है नाज़रीन, जश्न योम यूसुफ़ खान अलमारूफ दिलीप कुमार के इस प्रोग्राम का अब अगला मरहला शुरू होता है। और मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से, जो कि अक़लियती कौंसिल के इश्तराक से हमारा ये प्रोग्राम हुआ है, मैं दिलीप साहब के उन अशआर से इस मरहले की शुरुआत करता हूँ, जो कि मैंने एक मुशायरे में उनको ये अशआर जो है पढ़ते हुए सुना था कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र जो मिले उनसे तो सलाम करूँ, मुझे तो होश नहीं आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूँ फसाना कहाँ तमाम करूँ। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा दिलीप साहब की बायोग्राफ़ी पर या उनके सवाने हयात पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालते हुए फिर मैं आगे बढ़ूँगा। मैं आपको बता दूँ कि दिलीप साहब 11 दिसंबर 1922 में पैदा हुए थे, और उनका जो आबाई मकान है आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। दिलीप साहब को बचपन में उसके घर वाले लाले के नाम से पुकारा करते थे। उनकी वालिदा का नाम आयशा बेगम था। वालिद जो थे वो फल फरोश थे, फल का एक बड़ी तिजारत करते थे। उनका नाम था लाला सरवर खान। उनके वालिदैन के 6 बेटे थे और 6 बेटियां थीं, जिनमें दिलीप साहब थे, चौथे नंबर की औलाद थी। और दिलीप साहब की जो तालीम है मकामी तो मदरसे में हुई थी, और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे के अंजुमन इस्लाम से मैट्रिक पास किया था। फिर उसके बाद उन्होंने BA यानी ग्रेजुएशन जो है वो खालसा कॉलेज से किया। और खालसा कॉलेज में एडमिशन लेने की एक वजह बुनियाद ये थी कि उनको जो थे फुटबॉल से बहुत ज़्यादा शौक़ था, फुटबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी थे। और उसके बाद जो है 1940 में उन्होंने जब ग्रेजुएशन किया तो दुनिया में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी, और उसमें उनके वालिद साहब का काम जो है ठप हो गया था। लिहाजा उन्होंने 1940 में पूना में मिलिट्री कैंटीन में मैनेजर की हैसियत से नौकरी की थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि जंग आज़ादी की जो तहरीक थी वो अपने शबाब पर थी। लिहाजा दिलीप साहब ने एक
इनकलाबी तकरीर कर डाली थी और ये कहा था कि गोरों से जंग लड़ना जायज़ है, हमें आज़ादी चाहिए। उस तकरीर की पादाश में दिलीप साहब को जो है जेल हुई और शायद एक रात ही जेल में गुजारी थी उन्होंने। उसके बाद जो है उनको वहाँ से रिहाई मिल गई और वो उनकी नौकरी भी चली गई थी। फिर उसके बाद बॉम्बे में क्रॉफोर्ड मार्केट में अपने वालिद साहब का साथ रहने लगे, हाथ बटाने लगे। अच्छा, फिर उसके बाद में 1943 में दिलीप साहब की जो मुलाकात होती है किसी भी तौर से, वो जो है उस दौर की फिल्मी दुनिया की एक मारूफ व मशहूर अदाकारा और बॉम्बे टाकीज़ की मालिका देविका रानी से उनकी मुलाकात होती है। और उसके बाद जो है जब उनसे मुलाकात होती है तो दिलीप साहब का जो अंदाज़ बयान था, गुफ्तगू थी, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। वो एक मर्दूम शनास खातून थी। उन्होंने दिलीप साहब से पहली ही फुर्सत में कहा था कि आप उर्दू जानते हैं? दिलीप साहब ने कहा जी जानता हूँ। उन्होंने उनको बतौर एक मुलाजमिन के वहाँ रख लिया था। कहा कि आप एक्टिंग करोगे? बोल गए जी अच्छा। और नाज़िम, आपको एक बात बता दूं कि दिलीप साहब फिल्मों में आने से पहले कभी उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी थी। उन्होंने एक फिल्म ज़रूर देखी थी, वो जंग पर मबनी थी, जंग के मनाजिर देखे थे, कोई फिल्म नहीं देखी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपका नाम जो है एक रोमानवी किरदार पे जो है यूसुफ अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने पेशकश की थी 3 नाम की। पहला नाम था जहांगीर था, दूसरा वासुदेव था और तीसरा दिलीप कुमार था। दिलीप साहब ने कहा कि जो भी रखें आप, लेकिन यूसुफ खान न रखिए, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं बकौल उनके के एक कदामत परस्त हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और वो वालिद साहब के खौफ की वजह से उन्होंने अपने नाम को चेंज किया था। जहाँ तक कि मेरी दानिश का ताल्लुक है तो उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार ही रख लीजिए। उसके बाद ये फिल्म आती है ज्वार भाटा 1944 में आती है, जब दिलीप साहब की उम्र 22 साल की थी। फिर और भी फिल्म आई। उसके बाद चौथी फिल्म आई थी, ये 2-3 फिल्में उनकी जो है पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी। उनकी चौथी फिल्म आई थी 1947 में और वो शौकत रिजवी गालिबन नाम था, उनकी डायरेक्शन में आई थी। उस फिल्म का नाम था जुगनू, जिसका ये बहुत मशहूर और शायद पहला रफ़ी साहब का गाना है कि यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। ये उस फिल्म का गाना था गालिबन। तो जब वो फिल्म आई थी तो तभी जो है मुल्क की तकसीम हो गई थी और उस फिल्म की हीरोइन जो थी वो मलके तरन्नुम नूरजहाँ थी और नूरजहाँ जो थी शौकत रिजवी साहब की बेगम थी। तो जब मुल्क की तकसीम हो गई तो शौकत रिजवी साहब जो हैं और उनकी जो बेगम थी नूरजहाँ थी, वो हिंदुस्तान से हिजरत करके फिर पाकिस्तान चली गई और हिंदुस्तान की गोद में जो है एक उस जुगनू को छोड़ गए जिसकी आबोताब अब तक दमकती रही है। और ये दिलीप साहब की जो है, हालांकि दिलीप साहब भी पाकिस्तान की ज़मीन के थे, लेकिन इस मुल्क की मोहब्बत थी कि उन्होंने उनके साथ जाना गवारा नहीं किया। बोले कि मैं हिंदुस्तान में ही रहूँगा, मेरा वतन बहुत अच्छा वतन है। उसके बाद फिर आगे बढ़ती और मुख्तलिफ फिल्में बनाई हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि दिलीप साहब ने, मैं समझता हूँ, कभी एडवर्टाइज नहीं किया किसी चीज़ का, क्योंकि उन्होंने हराम हलाल में बहुत गहरी नज़र रखी थी दिलीप साहब ने। और फिल्मों में इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोला करते थे जितनी कि एक अवामी ज़बान, अवाम में जो उर्दू बोला करते थे। और ये दिलीप साहब के साथ में जो है उर्दू की देन थी कि दिलीप साहब जो है फिल्म दुनिया के माथे के झूमर बने। और उसके बाद जो है उनको जो है हॉलीवुड से भी जो है एक ऑफ़र मिला था एक फिल्म बनाने का, उन्होंने उसको पसंद नहीं किया। और एक बात यह है कि वो किसी भी किरदार में ढलने से पहले उसकी रियल लाइफ में जीना चाहते थे। जैसे कि एक फिल्म आई थी उनकी कोहिनूर, जिसमें कि उनको सितार बजाना था। तो सितार में जो है एक रियलिटी पैदा करने के लिए दिलीप साहब ने सितार नवाज से, सितार के उस्ताद से उस सितार बजाने के रुमूज़ो निकाल जो थे उसके सीखे थे। और एक फिल्म थी आपकी दीदार फिल्म थी, हाँ, तो दीदार फिल्म में जो है उन्होंने एक शामू नाबीना का, एक अंधे का एक रोल अदा किया था। और उसके लिए उन्होंने एक नाबीना फ़कीर का बहुत ही गहराई और गहराई से मुताला किया था, देखा था कि किस तरह से मेरे जो फिल्म में जो मैं अंधा बनूंगा या नाबीना बनूंगा उसमें किस तरह से उसकी हकीकत की झलके आए। और एक आई थी उनकी जिसका नाम है नया दौर, उसमें तांगे वाले का रोल अदा किया था। तांगे से पेशा ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ उठे बैठे थे और वो सारी चीज़ें थी। फिर दिलीप साहब जो है, मैं ये समझता हूँ कि एक जंग मुजाहिद भी थे। दिलीप साहब एक बड़े अदीब भी थे, नसर निगार भी थे और बेहतरीन मुकर्रिर भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिरादरान वतन और बिरादरान इस्लाम से क़ल्बी मोहब्बत रखते थे। उनका मुताला बहुत गहरा था। उनके घरों, उनका जो माहौल था वो पूरा मजहबी माहौल था। उनके घर पे जो है उनकी जो कुतुब खाना था
वो फारसी, उर्दू और इंग्लिश का जो है लिटरेचर मौजूद रहता था। दिलीप साहब पढ़ते बहुत थे और दिलीप साहब ने ज़िंदगी में फिल्में कम बनाई और उसके बाद जो है पॉलिटिक्स में भी आए। तो उनको 2000 में जो है कांग्रेस ने राज्यसभा का मेंबर बनाया था। 1993 में जो बॉम्बे को जो है फसादात की नज़र एक जाफरानी जहनियत ने किया था, तो उसमें टेलीविज़न के एक पत्रकार ने एक सवाल किया था कि दिलीप साहब बॉम्बे जल रहा है, इसमें आपका क्या ख्याल है? तो दिलीप साहब ने कहा कि बॉम्बे कहाँ जल रहा है, मुसलमानों के घर जल रहे हैं। तो ये दिलीप साहब की बेबाकी थी। और एक बात यह है कि हमने जो है इस प्रोग्राम को जो नाम रखा है यौम यूसुफ खान, उसकी वाहिद वजह ये भी है कि इस मुल्क के अव्वलीन प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म जनाब जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनको यूसुफ कह के पुकारा करते थे। 7 जुलाई 2021 में वो जो है एक बॉम्बे के एक अस्पताल में कोफस उनसरी से उनकी रूह परवास कर जाती है और बॉम्बे के ही जूहू कब्रिस्तान में जो है वो सुपर्द खाक कर दिए गए। और उसी के लिए मेरे ख्याल से किसी शायर ने ये कहा कि जानकर मिन जुमले खासाने में खाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे। तो इस अजीम शख्सियत के बारे में यूसुफ खान साहब आपका जो है हम इस्तकबाल करते हैं, पायाने दिल से करते हैं। हमारे नाज़रीन को आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सदाकतुल्लाह खान उर्फ एसयू खान समीम क़ल्ब से अक़लियती कौंसिल के बैनर तले हिंदुस्तान की मारूफ शख्सियत, हिंदुस्तान के मारूफ अदाकार, हिंदुस्तान के मारूफ ख़तीब, हिंदुस्तान के मारूफ फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजिडी किंग कहे जाने वाले यूसुफ खां उर्फ दलीप कुमार साहब की यौम पैदाइश पर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बिलखुसूस तहरीक पॉइंट के बानी आली जनाब गुरलेज़ साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहली मर्तबा ऐसी मारूफ शख्सियत के यौम पैदाइश को रिवायत देने की पहल की है, गालिबन जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। दिलीप कुमार साहब खुद और न उनके वालिदैन ये नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आएँ, लेकिन अल्लामा इकबाल का एक शेर, ज़िंदगी क़तरे की सिखलाती है असरारे हयात, ये कभी शबनम कभी आंसू कभी गौहर हुआ। आज हमारे दरमियान में यूसुफ साहब नहीं हैं, लेकिन उनकी वो खिदमात जिसका मैं अब जिक्र करने वाला हूँ, आपको हैरत होगी कि 68 के अंदर या 69 के अंदर वो हसनपुर आए। मैं उस वक्त गालिबन 9th क्लास में था। हसनपुर में नवाब यूसुफ अली खां हुआ करते थे, मेरे उस्ताद थे, अंग्रेज़ी उन्होंने मुझे पढ़ाई 9th क्लास के अंदर, और मेरे मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। यूसुफ साहब के साथ उनकी शरीक हयात सायरा बानो भी थी, और यूसुफ साहब के साथ उनकी सास मोहतरमा नसीम बानो भी थी। ये खाकसार भी उस मजलिस में मौजूद था, बल्कि खाने की प्लेट भी मैंने भी उनके आगे रखी, दलीप साहब के आगे। मैं कहा दलीप साहब इसे खाइए, ये हसनपुर की बहुत शानदार डिश है। अच्छा। तो मेरे लिबास को देख रहे थे वो, तंग मोरी का पजामा था मेरे पास, लंबा कुर्ता था। कहने लगे नौजवानों में अपनी विरासत को महफूज करने का जज्बा अगर सीखना चाहते हो, पैदा करना चाहते हो, तो इस सड़कों को देखो। अच्छा। क्योंकि उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, ऐसी चीजें महफूज करने के कोई जराए नहीं थे। जी 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 जी। अखबार भी खाल थे, हसनपुर से कोई अखबार निकलता नहीं था। लोगों ने खाने के बाद
जब उन्होंने आवाम के सामने अपने आप को पेश किया तो आवाज़ें आई मधुमती। उस वक्त मधुमती फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी उनकी, नाम है तेरी मधुमती। यूसुफ साहब, बिलमारूफ दिलीप कुमार साहब अपने बड़े भाई अयूब सरवर साहब की किताबें पढ़ते थे। उनको किताबें लिखने का शौक था। उर्दू के ड्रामे, उर्दू के नावल, उनके ड्रामे, उर्दू की गज़लें, गालिब की गज़ल, अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा, अल्लामा इकबाल की फ़िक्रें जो मुख्तलिफ जहतों में हैं, कहीं खुदी है, कहीं इश्क है, कहीं अमल पेहम है। तो अमल पेहम के वो ज़्यादा दिलदादा थे और वो अमल पेहम ही था जिसने उनको फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग बनाया। और वो ट्रेजेडी किंग बनाने में उनकी फिल्म दीदार थी। दीदार के बाद वो ट्रेजेडी किंग कहलाए। मुगल आजम फिल्म जब बनी तो आसिफ साहब ने ये फिल्म बनाने के बाद, क्योंकि सब कुछ लग गया था इस फिल्म के अंदर, मुगल आजम में, अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर रेलवे स्टेशन पर आ गए। लेकिन साहब जब वो रेलवे स्टेशन पर आए और ट्रेन नहीं मिली तो रात को स्टेशन पर गुजारनी पड़ी, और सुबह को जब हंगामा हुआ है मुगल आजम फिल्म का तो पर वापस वहीं पहुंच गए। और वो फिल्म आज भी बरसा बरस की फिल्म, पुरानी फिल्म, आज भी जब हम उसे देखते हैं तो नई है। कहने का मकसद ये है कि उर्दू ज़बान, चूँकि हमारा मकसद ये भी तलाश करना है कि दिलीप कुमार साहब का उर्दू ज़बान से क्या ताल्लुक़ था। जी जी, एजू खान साहब, एक जो हमने उर्दू का जिक्र किया कि एक बार दिलीप साहब ने जो है अपने एक अजीज़ को, सईद अहमद, इसको एक ख़त लिखा उर्दू में, और वो उर्दू का वो ख़त मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि देखिए कितनी दिलनशीन उर्दू उन्होंने लिखी है। वो है कि 27 मार्च 1998, बिरादर अजीज़ सईद अहमद सलामत रहो। आपकी तसनीफ़ देखी पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि वक्त थोड़ा था और किताब का मुताला उसी का तकाज़ा करता है। जितनी अहमियत आपने मेरे काम और फिल्म के इक़्तिबासात को दी, और जितना अपने मखसूस अंदाज़ में आपने कहानी का तज्ज़िया किया, मुकालमों के बीच खामोश लम्हों की तर्जुमानी की, उनमें रंग भरा तो लगा। ये फ़िल्में जिन्हें मैंने कितने ही सालों से नहीं देखा, न उनके बारे में सोचा, उन फिल्मों को फिर से देखा जाए। आपकी ज़ख़ीम काविश का शुक्रिया। तहरीर में एक शायराना और दिल आवेज़ अफसानवी झलक उभर के आती है। पढ़ लूँ तो तफसीली तासुर से आगाह करूँगा। दुआ गो, दिलीप कुमार। ये था। यकीनन ये ख़त अहमद सईद साहब को लिखा गया था, और चूँकि ज़बान के ताल्लुक़ से ही ये उर्दू ज़बान ही थी जो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री ले गई। जैसे गुल्ले साहब ने इससे कबल बताया था कि देवकी रानी का पहला सवाल ये था कि क्या आप उर्दू जानते हैं। अक़लियती कौंसिल के कौमी सदर जनाब फरज़ उस्मानी साहब, आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप भी थोड़ा कुछ बोलें। अच्छा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं कि 2000 में जो एक मिलेनियम स्टार का जो लक़ब दिया था, उसके मुस्तहिक मैं समझता हूँ दिलीप कुमार साहब थे, लेकिन साथ में जो है एक नाइंसाफ़ी रही है। लेकिन किसी ने कहा है, किसी शायर ने कहा है कि सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं हवाइज़, हकीकत ख़ुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिलों में सब जानते हैं। फ़रद भाई, इस मौके पर जश्न यौम यूसुफ खान के मौके पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है कुछ लबकुशाई कर दें दिलीप जैसी शख्सियत के ऊपर। गुल्ले साहब, आज जिस मौजू पर बातचीत कर रहे हैं हम यहाँ, वाकई इसकी ज़रूरत थी। जी।
दिलीप कुमार साहब के कुछ वाक़यात मुझे भी मालूम हैं। वो एक मशाइर में पाकिस्तान गए हुए थे और उसमें कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की सदारत में मुशायरा हो रहा था। जी उससे पहले कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब के बारे में पाकिस्तान के अखबारों में बहुत कुछ लिखा जा चुका था और उसका इफ्तिताह जो है वो दिलीप कुमार साहब को करना था या किया उन्होंने, हालांकि उनकी तबीयत नासाज थी उस दिन। तो पहला जब उनका जुमला, पहला शेर तो वही था जो अभी आपने पढ़ा, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ इख्तिताम सुकून करूं। दिल के वास्ते कुछ तो इत्माम करूँ। इसके बाद उन्होंने कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब के बारे में कहा कि मैंने जो कुछ आदाब महफिल सीखे हैं या आदाब महफिल जानता हूँ, जी यकीनन वो मैंने अपने ख़ानदान, अपने बुज़ुर्गों से सीखे हैं, लेकिन मैं इसका भी एतराफ़ करूँगा जी कि मैंने बहुत कुछ कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब से भी सीखा। आपकी महफिलों में बैठ कर मैंने ये सीखा कि किस आदाब से के साथ बात की जाती है, बड़ों का कैसे अदब किया जाता है, छोटों को का वो जो बिहेवियर है उन महफिलों में क्या होना चाहिए। दिलीप कुमार के साहब के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ बताया है। पेशावर में से पैदा हुए, उनके वालिद का कारोबार बहुत अच्छा था, वहाँ से जब हिंदुस्तान आ गए तो यहाँ फलों का कारोबार किया वो। बहरहाल उनकी एक हिस्ट्री है, तारीख है। जी लेकिन लबो लहजे के बारे में पहले मैं ये बताऊँ उनकी बेवाकफ़ी के बारे में। खुद उनकी ज़ुबानी एक वीडियो आ रहा था, वो सुना मैंने इत्तेफाक से। उन्होंने कहा कि मुझसे नेहरू जी ने ये कह रखा था कि यूसुफ, तुम जब भी दिल्ली में रहो तो एक वक्त का नाश्ता या खाना मेरे साथ खाओगे ज़रूर। अच्छा कहने का उसी सिलसिले से एक दिन मैं उनके घर गया, उनके बुलाने पर मैं उनके घर गया तो उनका मुख्तसर लोग थे। इंदिरा गांधी थी, मैं था, वो खुद थे, एक साहब और थे। कहना इंदिरा गांधी नाश्ता शुरू होने से पहले कमेंट करने लगी फिल्म इंडस्ट्री पे और उन्होंने कहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले आप लोग क्या कर रहे हो। हर मुल्क अपने अपने मुल्क की तारीफ करता है, हर मुल्क अपने अपने मुल्क के बारे में फिल्में बनाता है, आप क्या कर रहे हो। बड़ा इस तरीके से उन्होंने एडवर्स कमेंट किए। दिलीप कुमार कह रहे थे कि मैंने सोचा कि मुझे इस वक्त बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। एक तरफ तो मुझे ये डर था कि नेहरू जी से कहीं आज आखिरी मुलाकात न हो, खफा हो जाएं कि मैं उनकी लड़की पे कमेंट कर रहा हूँ। जी दूसरा जो जज्बे वतनियत था वो जोर मार रहा था कि मैं जिस पेशे में हूँ या जिस मुल्क में रह रहा हूँ उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही है। तो उनके बाद मैं नेहरू जी से इजाज़त लेके खड़ा हुआ और मैंने कहा कि इस सारी गुफ्तगू में आपने हिंदुस्तान, भारत और इंडिया का तो नाम ही नहीं लिया। कितनी वफादार हैं आप। और जहाँ तक आपने कहा फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों का नाम लिया, मुतअद्दिद गानों का नाम लिया। कर चली हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे वतन, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और ये क्या कि अपना बात ख़त्म करके वो बैठ गए। नेहरू जी ने मुखातिब होकर कहा, यूसुफ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इससे भी सख्त अल्फाज में बोलता। तुमने बड़ी ज़रूरत की है और मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, वाकई इन तरह की गलती है। तो उनका बड़प्पन, ये उनका किरदार अब कहाँ से लाएंगे हम। दूसरा वाक़या, और लीडर फिल्म में उन्होंने जो है पूरी मुल्क की सियासत को एक तरह से रिप्रेजेंट किया था कि मुल्क की सियासत कैसी होनी चाहिए। वो फिल्म जो है आज के जो दौर के जो लोग हमारे जो नेता चल रहे हैं
उनको इस फिल्म से सबक हासिल करना चाहिए, लीडर जैसी फिल्म के लिए। और ये शायद कब लोगों को मालूम हो कि वो किसी मुस्लिम ममालिक के एम्बेसडर बनाए जा रहे थे, जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया। उनका ये मेरी फील्ड के खिलाफ है ये। अच्छा, और वही हुआ कि अगर वो एम्बेसडर हो गए होते तो बहैसियत एज ए एम्बेसडर ही रह जाते। आज उनकी दुनिया में उतनी फैम नहीं होती। शायद ही कोई मुल्क और वो किसी भी मुल्क का कोई बाशिंदा ऐसा ना होगा जो दिलीप कुमार के किरदार, उनकी ज़ुबान और उनके लबो लहजे से वाकिफ़ ना हो या उसकी तारीफ़ ना करता हो। अच्छा फरहत भाई, 1998 में मेरे ख्याल से इनको जो है निशानी इम्तियाज़ मिला था, पाकिस्तान ने दिया था। उसके बाद इस मुल्क की ज़ाफ़रानी जो जहनीत थी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ था उसमें, तो उसके लिए जो है उनको बड़ी तकलीफ़ हुई, दिलीप साहब को तकलीफ़ हुई थी। तो मैं इस हवाले से नाज़रीन एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक गैर हिंदुस्तानी का एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था जो कि मिस हो गया, मैंने गूगल पे पढ़ा था और बहुत ज़्यादा सबक आमूज़ आर्टिकल था, मैं समझता हूँ उसको, कि एक बार ऐसा हुआ कि 1980 की बात है, दिलीप साहब जो थे वो लंदन के एक सिनेमा हॉल पे खड़े हुए थे। तो दो पाकिस्तान के जो वो थे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने देखा दिलीप साहब को और वो उनसे मुलाकात, उन्होंने मुसाफा किया और बोले कि साहब आपकी हमने यहीं पर ही मुग़ल आज़म फिल्म देखी और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपने एक्टिंग की है, उसमें अदाकारी की है। तो दिलीप साहब ने कहा शुक्रिया। उन्होंने कहा कि काश आप हमारे मुल्क में होते तो हमारे मुल्क का नाम जो है मशहूर हो रहा होता, हमारे मुल्क का नाम भी मशहूर हो रहा होता। तो दिलीप साहब ने कहा कि आप उस मुल्क की बात कर रहे हो जो है बांग्लादेश बना दिया जिसने। बोले मैं अपने मुल्क में रहता हूँ, मेरा मुल्क सेकुलर है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, मैं बहुत अच्छा खुश खुर्रम रहता हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप दिलीप साहब आपको नहीं मालूम है, अभी आप नहीं जानते हो, बोले आने वाले वक्तों में आपकी सिटीजनशिप पे सवालिया निशान लग सकता है। तो इस पर दिलीप साहब जो बरहम हुए और उनका चेहरा मुतगय्यर हो गया और कहा कि अभी आपका नया खून है, आप नहीं समझोगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही हूँ। उसके बाद में एक खूबसूरत सी लड़की आती है और दिलीप साहब कहते हैं ये मेरी बेगम सायरा बानो हैं, उनसे उनका हाथ मिलता है, फिर वो अपने चले जाते हैं। उसके बाद में फिर जब बाबरी मस्जिद मिसमारी हो जाती है तब वो जाते हैं, तो फिर इत्तेफाक से उनकी मुलाकात हो जाती है उन लोगों से, दिलीप साहब की। तो उन्होंने कहा साहब अब कैसा है आपका मुल्क, आप तो कहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत सेकुलर है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, अब कैसे हाल है। तो दिलीप साहब जो है थोड़ी दबी दबी हंस के रह गई। फिर कहने का मतलब यह है कि दिलीप साहब ने जिस मुल्क का ख्वाब देखा था, कहा कि मेरा मुल्क इतना अच्छा है, ये हमारे मुल्क को नज़र किसकी लग गई कि दिलीप साहब जैसा ख्वाब का जो मुल्क हिंदुस्तान था वो कहाँ पे आके खड़ा हो गया। ये एक सबसे बड़ा जो है एक फिक्र अंगेज सवाल ये होता है कि कैसे ऐसा हो गया। तो उसके बाद जो है जो भी देखिए गुल्ले साहब से दो राय नहीं कि जज्बे वतनियत तो बहुत बड़ी हद तक उनमें था जी, लेकिन बाद के हालात ने उन्हें अंदर से कुछ थोड़ा सा परेशान कर रखा था। एक कानून बन रहा था, बन गया था कानून, वो कानून का मुझे सही मालूम नहीं, लेकिन मैंने दिलीप कुमार साहब को पार्लियामेंट में जब वो MP थे बोलते हुए देखा था। बहुत कम उन्होंने अटेंड किए, बहुत कम बोले वो, लेकिन इसमें वो इंटेंशनली गए थे। वो पार्लियामेंट में एक तो लहजा उनका डायलॉग बोलने का था ही, उन्होंने कहा अभी उस कानून की स्याही भी नहीं सूखी है, तो ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है अब। अभी तो वो स्याही भी खुश्क नहीं हुई जो आपने बनाया है। एक वाक़या मैं अभी पढ़ रहा था कि दिलीप कुमार साहब की सास ने, नसीम बानो ने, उन्हें टेलीफोन किया कि बहुत ज़रूरी बात है और तुम सही सलाह मशवरा होगा, आ जाओ ज़रा। तो गए वो, उन्होंने बताया कि हमारी लड़की जो है फला फला आदमी से, शायद किशोर कुमार से, नहीं राजेंद्र कुमार झुक गया आसमान, हाँ, ये इश्क में मुब्तला है जी। और ये उस हद तक है
कि ये उससे शादी करना चाहती है। आपकी बात। दिलीप कुमार ने कहा, समझाया मुझे कि भाई ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं रहेगा। वो अच्छा हीरो है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। दिलीप कुमार से कहा उन्होंने कि आप मुझसे शादी करोगे? चलिए मैं आपसे कर लूँगा, आप करोगे? दिलीप कुमार कुछ देर के लिए खामोश हुए। वो कहा मुझे वक्त दो, सोचने के लिए मुझे वक्त दो। बहरहाल फिर एक कुछ वक्त गुजर गया और एक मजलिस में उन्होंने सायरा बानो को देखा और फिर वहीं फैसला किया कि हाँ अब वक्त आ गया है, मुझे शादी इससे करनी चाहिए, वरना ये बहक जाएगी। ये शादी जो है 1966 में हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जो है दिलीप साहब से वो 22 साल छोटी थी, नसीम बानो की जो बेटी थी सायरा बानो। और एक बार मैं आपको बता दूं नाज़रीन, बात फरज भाई ने जब जिक्र किया तो जिक्र छेड़ा तो मुझे भी जहन में आ गया कि दिलीप साहब ने जो है जब पहली बार उनको देखा था, जिसका नाम मुमताज़ जहां है, मुमताज़ जहां उर्फ मधुबाला, तो वो उनकी जुल्फ़ों के सौदाई हो गए थे। उन दोनों के दरमियान मोहब्बतें परवान चलने लगी थी। और मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान दिलीप साहब जो थे उन्होंने उनका हाथ थामा और कहा कि चलो घर पे चलो, घर पे काजी जी बैठे हुए हैं और हम जो है शादी कर लेते हैं। लेकिन उनके वालिद जो थे अताउल्ला, वो उनके साथ में दीवार बन के खड़े रहे और वो रोने लगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर नहीं जाओगी तो आज के बाद फिर मैं लौट के नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से उनकी जो है फिर बाद में उनकी शादी हो गई। और जब शादी हुई तो ये गालिबा 1972 की बात है कि जब उनका इंतकाल हुआ था मधुबाला के बताते दिल में सुराख था। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने इंतकाल से पहले बिस्तर मर्ग पर लेटी थी। उन्होंने कहा कि मैं आप दिलीप साहब से यूसुफ खान से मिलना चाहती हूँ। जब यूसुफ खान से उनसे मिलने गए तो उन्होंने जो है मुमताज़ जहां उर्फ मधुबाला ने कहा कि शहजादे को अनारकली मुबारक हो। तो ये एक ऐसा मामला था। हाँ अच्छा, दिलीप साहब ने 2 शादियाँ की। 72 की बात है। मैं गया था बॉम्बे, तो मैं उनकी कब्र पे जो है फातिहा खानी की थी उनके, और उनके पायताने रफ़ी साहब की कब्र थी। तो मैं ये कहना चाह रहा इसके हवाले से भी कि दिलीप साहब ने 2 शादियाँ की। एक शादी जो है 1980 में की थी, उसका नाम था अस्मा रहमान का, जो हैदराबाद की थी। और इत्तेफाक न होते हुए, केमिस्ट्री ना मिली होगी, तो 1983 में उनकी तलाक हो गई थी। और ये बदनसीबी समझे कुछ भी समझे, दिलीप साहब को जो है दोनों बीवियों से कोई औलाद नसीब नहीं हुई। अब आखिर में फरज भाई, अब ये है कि हमने जो प्रोग्राम किया तहरीक पॉइंट ने आपकी एसोसिएशन से, इसका ये बताया अभी कि इसकी रिवायत चालू होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए, ताकि इस कोहिनूर को लोग जो है, इस कोहिनूर की चमक जो है मध्यम न हो जाए। और बड़े सगीर हिंद के जो 3 मुल्क हैं, उन तीनों का ही सपूत हैं दिलीप साहब। उनको चाहिए, और ख़ास तौर से मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मोहसिन आज़म के एहसानात को भूलना नहीं चाहिए। एक और मशवरा दूंगा गुलजार साहब कि हमें इस तहरीक से, दिलीप कुमार के यौम पैदाइश के तवस्सुल से, अक़लियती काउंसिल के बैनर के नीचे हम मांग करते हैं आपके इस चैनल के जरिए कि ऐसे बहुत से लोगों को उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद अवार्ड मिले हैं, और वो अवार्ड उनको आलमी अमन के तौर पर मिलना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने, वो जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखते थे वो आज हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के तकसीम के बाद में उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मादरे वतन समझा और हिंदुस्तान की इस जज्बे हुब्बे वतनी को हमेशा सीने से लगाए रखा, और इस जज्बे को उन्होंने बैरून मुल्क में भी उसका इजहार किया, अपनी फिल्मों में भी इजहार किया। नादिर, आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बार दिलीप साहब ने उर्दू के हवाले से कहा था, एक सहाफ़ी से कहा कि मेरा ये पैगाम अपने क़ारीन को पहुँचा दीजिए कि जब तक उर्दू ज़िंदा है, हिंदुस्तानी मुसलमानों की गैरत भी ज़िंदा है, उनकी सकाफ़त भी ज़िंदा है, और उनका तारीख़ी किरदार भी ज़िंदा है। तो उर्दू के हवाले से ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम तमाम लोगों को जो है इस पे के लिए सबक आमूज़ है कि हमें उर्दू को ज़िंदा करना है, क्योंकि उर्दू है तो दिलीप कुमार हैं, उर्दू नहीं है तो मुग़ल आज़म भी नहीं है। लिहाजा नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। और मैं इस शेर के साथ हाजी दिलीप कुमार की ज़ात गिरामी से मंसूब करते हुए अपने इस
तहरीक पॉइंट के इस वीडियो का यहीं पर तान तोड़ता हूँ कि हमसे कायम है गुलिस्तान में बहारों का भरम, हम न बोलेंगे तो खुशबू चमन बोलेगी। शुक्रिया नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।